The hopes that you bring, the dreams that you share, the pleasure you get when you know that we care. The faith that you place, the trust that we share, the joy in your heart when you know that we care. You before we, at USP. You before we, at USP. USV, your reliable healthcare partner. नमस्कार। आज हम यहाँ पे हार्ट की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आज के युग, दौड़ भाग के युग में हार्ट की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही हैं। शहरों में, विलेजेस में, यंग में, एल्डरली में ये एक एपिडेमिक सी बनती जा रही है। जैसा कि हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक है, एंजाइना है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसकी जो इंसिडेंस पहले कम थी, अब ये जनरल पब्लिक में हाइपरटेंशन 30% हो गई है। 50 के बाद इसकी 50% हो गई है। जैसे एज बढ़ती है इसकी बढ़ती जा रही है। और ये हाइपरटेंशन साथ में डायबिटीज़, साथ में और रिस्क फैक्टर जो कि मेजर रिस्क फैक्टर होते हैं, इनसे आगे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हाइपरटेंशन हर ऑर्गन को इफ़ेक्ट करती है। ऐसे आज हम डिस्कस करेंगे। इस वार्तालाप में मेरे साथ हमारे पीजीआई के डॉक्टर सौरभ मेहरोत्रा मेरे साथ हैं और डॉक्टर संजीव जो कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी को देखते हैं बच्चों की बीमारियों में, तो इनका भी एक्सपीरियंस बच्चों में बहुत है। तो पहला क्वेश्चन मैं डॉक्टर सौरभ को करूंगा कि आप जो हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, आप इसको कैसे जनरल पब्लिक में पता लगे कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन है? क्योंकि कईयों को तो पता ही नहीं लगता। 50 to 70% बंदों को ये पता ही नहीं है कि उनको हाइपरटेंशन या हार्ट की प्रॉब्लम है। जब कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तब वो एकदम हॉस्पिटल में आते हैं। जी, तो हाइपरटेंशन या हार्ट की प्रॉब्लम्स के कई सिम्टम्स होते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि ये सिम्टम्स उन पेशेंट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनके रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट की प्रॉब्लम होने के। रिस्क फैक्टर्स जैसे अगर एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है, पेशेंट को शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या कोई पेशेंट ओवरवेट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो हार्ट अटैक का होता है वो ये होता है कि मरीज़ के छाती में दबाव महसूस होता है। ये दबाव बैठे बैठे भी हो सकता है या चलते हुए भी हो सकता है, पर ये दबाव कुछ देर, कुछ मिनटों या 10-20 मिनट रहे तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। जो दबाव सिर्फ एक सेकंड के लिए रहता है या दबाने से बढ़ता है वो जनरली हार्ट की बीमारी की वजह से नहीं होता है। दूसरा सिम्टम जो मरीज़ों को हमारे पास लेके आता है वो इनडाइजेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे नौसिया और हार्ट बर्न। कई मरीज़ सोचते हैं कि उन्हें एसिडिटी की वजह से ये सिम्टम्स हो रहे हैं, पर कुछ पेशेंट्स में हार्ट अटैक की वजह से भी ये सिम्टम्स होते हैं। तो जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं वो नौसिया, हार्ट बर्न या इनडाइजेशन जैसे सिम्टम्स को नज़रअंदाज ना करें। कुछ एटिपिकल सिम्टम्स जैसे जबड़े में दर्द होना, तो अगर ये दर्द छाती के दर्द के साथ एसोसिएटेड है तो दिल की तरफ इंडिकेट करता है, या अगर छाती का दर्द लेफ़्ट बाजू में जाता है ये भी हार्ट की प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। कुछ मरीज़ जैसे डायबिटिक्स में पेन के सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं, तो अगर चलते हुए उन्हें लगता है कि उनकी सांस फूलनी शुरू हो गई है या जितना एक्टिविटी वो पहले कर पाते थे वो उस हिसाब से अब एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, या चलते हुए थोड़ा फटीग, जल्दी थक जाते हैं, लाइट हेडेडनेस होता है, तो ये भी हार्ट के सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि नाड़ियों में ब्लॉकेज हो सकती है। या फिर अगर चलते हुए मरीज़ को स्वेटिंग और पसीने बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। अब मैं डॉक्टर संजीव से ये वार्तालाप करूंगा कि बच्चों में कैसे हाइपरटेंशन या हार्ट की प्रॉब्लम है, उनमें कैसे सिम्टम पिकअप हों बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, ताकि वो बेस्ट अर्ली डिटेक्ट हो जाए। अगर हम बच्चों की बात करेंगे तो बच्चों में क्या होता है, दो टाइप की बीमारी हो सकती है। एक हो सकता है जन्मजात बीमारी जो हम लोग बोलते हैं, जो जन्मतः होते हैं। जैसे आमतौर पे हम बोलते हैं कि बच्चे के दिल में छेद है, वो एक अलग ग्रुप है बीमारी की, जो कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। अगर बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है या बार बार उसको इन्फेक्शन हो रहा है, एडमिट होने की नौबत आ रही है, या बच्चा नीला पड़ता है बैठे बैठे या फिर अपने काम करते, ये एक ग्रुप ऑफ बीमारी है जिसमें हम जन्मजात हार्ट के बीमारी जो बोलते हैं वो एक ग्रुप है। अगर इसमें से कोई आपके बच्चे में दिखता है तो आप ज़रूर हार्ट के डॉक्टर को दिखाइए।
सांस लेने में दिक्कत है बच्चे को, या फिर पूरे शरीर में सूजन है, या फिर बच्चा बार बार सर दर्द बोल रहा है। ये 3 मेन लक्षण हैं बच्चों में। जब हम लोग ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि ब्लड प्रेशर बच्चे में बहुत ज़्यादा है। जैसा कि कुछ बच्चों में ऐसी भी स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज होती हैं जिनके कारण सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है, जैसा कि उनको अगर करेक्ट कर दें तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। ऐसे जो बच्चे आपके पास आते हैं जैसे कि कोआक्टेशन है, रिनल आर्टरी स्टेनोसिस है, तो ऐसे बच्चों का कैसे आप ना उनको सजेस्ट करोगे कि वो भी एक स्क्रीनिंग करवाएं? जैसे ही हमें पता चलता है कि बच्चे का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि ब्लड प्रेशर क्यों ज़्यादा है। ज़्यादातर बच्चों में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का कोई कारण होता है। जैसे अयोर्टा हम बोलते हैं, जो मेन नस होता है जो दिल से निकलता है, बाकी शरीर के पूरे भाग को वो सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है। अगर वो सिकुड़ गया है आगे जाके तो उसकी वजह से क्या होता है, हाथ में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर हम उसको डायग्नोस कर पाते हैं, जो इजीली डायग्नोस हो सकता है, एक एकोकार्डियोग्राफ जो हार्ट का हम लोग स्कैनिंग बोलते हैं, तो उससे हम आराम से पिक कर सकते हैं उसको जो प्रॉब्लम है, जहाँ पे सिकुड़ा हुआ है उसको करेक्ट करने से, ऑपरेशन से, ओपन हार्ट ऑपरेशन से उसको ठीक करने से। समटाइम्स हम उसको बलून से भी कर सकते हैं, स्टेंट भी कर सकते हैं, बच्चे के उम्र के हिसाब से, ब्लड प्रेशर के हिसाब से और बच्चे का साइज़ कितना है उसके हिसाब से। अगर हम उसको ठीक कर पाते हैं, यूजुअली 100 में से 100 केसेस में हो जाता है, तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर अपने आप कंट्रोल हो जाता है कुछ टाइम के बाद। मेरा अगला क्वेश्चन डॉक्टर सौरभ के लिए, जैसे कि आज के युग में एक तो हाइपरटेंशन है वो भी बहुत बढ़ रहा है, डायबिटीज़ मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ये भी इतने बढ़ रहे हैं। जब ये डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, जैसा कि है ही है, रिस्क फैक्टर बढ़ते हैं, तो कैसे आप पब्लिक को बताओगे कि ये एक 2 रिस्क फैक्टर हों तो हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या कैसे उसका पब्लिक के लिए? देखिए, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों ही बहुत मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक के लिए। जहाँ तक ब्लड प्रेशर का सवाल है, ये देखा गया है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मली 130/80 से कम रखना चाहिए, और हमें ट्रीटमेंट शुरू करना होता है जब ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर हो जाता है। और ब्लड प्रेशर का इम्पॉर्टेंस ये है कि जब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 20 मिलीमीटर से ऊपर बढ़ता है, या नीचे जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, वो अगर नॉर्मल से 10 मिलीमीटर ऊपर पहुँच जाता है तो दिल का दौरा पड़ने का और दिल की बीमारी होने का रिस्क ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर दवाइयों से कंट्रोल में रखा जाए। उसके अलावा शुगर की बीमारी भी हमारी कंट्री में एक मेजर कारण है जो हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स को बढ़ा रहा है। ये कई कारण हैं क्यों शुगर की बीमारी पेशेंट्स को हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। मेन तो ये है कि जो चिकनाई होती है, जैसे हम कहते हैं डिसलिपिडीमिया, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में बढ़ जाता है, वो जनरली शुगर के मरीज़ों में ज़्यादा होता है। और डायबिटीज़ इतना बड़ा रिस्क फैक्टर है कि ये तक कहा गया है कि अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है लेकिन छाती में दर्द नहीं है, उसका इलाज उसी हिसाब से चलना चाहिए जैसे एक दिल के दौरे के मरीज़ का इलाज चलता है। तो डायबिटीज़ को एक हार्ट डिजीज़, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ रिस्क इक्विवेलेंट माना गया है। अब वक्त है ब्रेक का, हम मिलेंगे ब्रेक के बाद। The homes that you bring, the dreams that you share, pleasure you get when you know that we care. The faith that you place, the trust that we share, the joy in your heart when you know that we care. You before we, at USV. You before we, at USV. USV, your reliable healthcare partner. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेंगे डॉक्टर संजीव से कि बच्चों में जो डायबिटीज़ या इसके साथ हार्ट का या उनके मेटाबॉलिक्स के साथ क्या लिंक है? अगर हम बच्चों में डायबिटीज़ की बात करें तो जैसे अडल्ट्स में डायबिटीज़ का लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है, किडनी का हो गया या फिर हार्ट का हो गया या फिर ब्रेन के नस का हो गया, बच्चों में भी सेम है। जितना अनकंट्रोल डायबिटीज़ रहता है, जितना कंट्रोल नहीं हो पाता, उतना ही कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क रहता है। बच्चों में यूजुअली कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखा जाता क्योंकि ये 10-20 साल के बाद आते हैं। इमीडिएटली डायबिटीज़ की वजह से हार्ट में, किडनी में असर नहीं होता है ज़्यादातर केसेस में। तो इसीलिए बच्चों में हम डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हार्ट के ऊपर नहीं देखते, लेकिन डायबिटीज़ शुगर लेवल आगे पीछे होने से जो कॉम्प्लिकेशंस होता है, जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस हम लोग बोलते हैं, वो देखा जाता है। इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमें, जैसे बड़ों में भी हम कंट्रोल करते हैं, बच्चों में भी
खाने पीने पे ध्यान रखना, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना, खासकर आज के बच्चों में स्क्रीन टाइम या फिर टीवी टाइम है, मोबाइल टाइम हम लोग जिसके ऊपर बहुत बड़ा ध्यान देते हैं उसको कम किया जाए, आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ाया जाए, बच्चे का वजन हम धीरे धीरे मॉनिटर करेंगे, एकदम से नहीं बढ़ रहा है, ठीक तरह से बढ़ रहा है, बच्चे का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे हर साल ताकि वो अच्छा अडल्ट बने, स्वस्थ इंसान बने जब वो बड़ा हो जाए। अगला क्वेश्चन डॉक्टर सौरभ के साथ मैं वार्तालाप करूंगा कि जिन पेरेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनके बच्चों में कैसे उनका प्रेडिक्शन रहती है और क्या क्या कैसे उन प्रिकॉशन लेनी चाहिए। देखिए, फैमिली हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ या हार्ट की ब्लॉकेजेस के लिए। और ये देखा गया है कि जिनके पिताजी को 55 इयर्स की उम्र से कम में अगर दिल का दौरा पड़ा हो या माताजी को 65 इयर्स की उम्र से कम में दिल का दौरा पड़ा हो तो ये प्रीमेच्योर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ कहा जाता है और उनके बच्चों को रिस्क होता है हार्ट की ब्लॉकेजेस आने का। पर ये एक फैमिली हिस्ट्री है प्रीमेच्योर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ का जिसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। पर ये एक अकेला कारण नहीं है जिसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता कि बच्चों को सोचना चाहिए कि अब हमारा आगे फ्यूचर काफ़ी ब्लीक है। बहुत मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, फिर रिस्क फैक्टर्स जैसे जो स्मोकिंग करते हैं, टोबैको खाते हैं या अल्कोहल पीते हैं या जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या ओवरवेट हैं या लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स जैसे लाइफ में स्ट्रेस बहुत है। ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाई किए जा सकते हैं जो इंडिविजुअल के अपने हाथ में हैं। पर स्पेशली जिनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है उनको खास ध्यान देना चाहिए कि वो अपने नंबर्स इन टर्म्स ऑफ ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, बॉडी मास इंडेक्स, वेट और लाइफस्टाइल चेंजेस इस तरह करें, डाइट हेल्दी खाएं, ताकि उनको ये सारे रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल में रखेंगे तो फैमिली हिस्ट्री का रोल थोड़ा कम हो जाएगा। मेरा अगला सवाल डॉक्टर संजीत से, जैसे कि जेनेटिक्स का बच्चों में कैसे कैसे हाइपरटेंशन या और बीमारियां हैं जो जेनेटिक्स में बच्चों में आगे आती हैं। अगर हम सिर्फ ब्लड प्रेशर या शुगर की बात करेंगे तो हमेशा रिस्क रहता है क्योंकि ये जेनेटिकली ट्रांसमिट होता है। अगर माँ बाप को है या फिर भाई बहन को है तो छोटे भाई बहन को या फिर उनके बच्चों को होने का रिस्क रहता है। स्टडीज़ तो ये कहते हैं कि पिता या माता को हार्ट का प्रॉब्लम है या फिर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो बच्चे में होने का चांस रहता है 15 से 20%। अगर दोनों इस बीमारी से जूझ रहे हैं अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में, जैसे कि कोई 25 साल की उम्र से ही डायबिटिक है या फिर 25 साल की उम्र से ही हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो उनके बच्चों में 20-25% चांस है उनके बच्चों में ऐसे चीज़ें होने का। तो बात तो ये है कि माता पिता का तो चेंज नहीं कर सकते, जेनेटिक्स को यू कैन नॉट चेंज। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या शुगर ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने का पूरी मेहनत करना चाहिए, दवाई लेके, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके, रेगुलर फॉलोअप करके कोई भी स्पेशलिस्ट के साथ जो भी आपके पास नज़दीक में अवेलेबल हो। इससे हम क्या कर सकते हैं, 50% ऑफ द टाइम्स हम इसको आधे से ज़्यादा लोगों में कंट्रोल कर सकते हैं, आधे से ज़्यादा लोगों में कॉम्प्लिकेशंस होने से बचा सकते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर सौरभ से कि ये जो ब्लड प्रेशर हैं या लिपिड्स हैं ये कितने फ्रीक्वेंटली चेकअप कराने चाहिए जनरल पब्लिक के लिए, कैसे इनका ना, ताकि वो कैसे इसको पता लगे, कंट्रोल रहे, आगे पता लगे डॉक्टर को भी। देखिए, ये कितने फ्रिक्वेंटली मेजर करना चाहिए डिपेंड करेगा कि रिस्क फैक्टर्स कितने हैं। अगर एज ज़्यादा है, डायबिटीज़ है या फिर कोई फीमेल है जो 40 ईयर्स से ज़्यादा है बट पोस्ट मीनोपॉजल है, ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें शुगर और बीपी होने का रिस्क रहता है। तो इन पेशेंट्स को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना चाहिए। नॉर्मली अगर बेसलाइन ब्लड प्रेशर आपका 120/80 से कम है तो आप 2 साल में एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए ऑन रेगुलर फॉलोअप, देखने के लिए कि आपका ब्लड प्रेशर ट्रेंड कैसा रहता है। अगर आप प्री हाइपरटेंसिव रेंज में है, जिसका मतलब आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर 120-39 के बीच में है और नीचे का ब्लड प्रेशर 80-89 के बीच में है, तो आपको साल में एक बार ब्लड प्रेशर रेगुलर मॉनिटर कराना चाहिए ताकि आप पिकअप कर सकें कि कब आपका ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट रेंज से बाहर जा रहा है और ट्रीटमेंट जल्दी इनिशिएट किया जा सके। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर है तो बिसाइड्स लाइफस्टाइल चेंजेस दवाई शुरू करनी चाहिए और एवरी मंथ आपका ब्लड प्रेशर जब तक कंट्रोल में नहीं आ जाता तब तक मॉनिटर करना चाहिए। उसके बाद एवरी 3 to 6 मंथ्स मॉनिटर में रखना चाहिए ब्लड प्रेशर को। जहाँ तक लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल का सवाल है, आफ्टर 20 ईयर्स जनरली कहा जाता है कि 20 साल के बाद
एक बार लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करा लेना चाहिए, और अगर वो नॉर्मल आता है तो 4 से 6 साल में एक बार कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराना चाहिए। पर जिन पेशेंट्स को शुगर है या जिनको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ हो चुका है या जिनको ब्लड प्रेशर है, ऐसे पेशेंट्स जो एट रिस्क हैं उनको साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। डॉक्टर सौरभ, आप पब्लिक को बताएं कि जो इंश्योरेंस है ये हार्ट अटैक को कवर करते हैं, जो हाइपरटेंशन को, और किससे क्या फ़ायदे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है मेडिकल इंश्योरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जहाँ तक हार्ट के पेशेंट्स का सवाल है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हार्ट अटैक किसी को बता के नहीं आता, ना कोई वार्निंग दे के आता है। अक्यूट एमआई जनरली इमरजेंसी सिचुएशन होती है, और जहाँ तक हमारी भाषा में कहा जाता है टाइम इज़ मसल। उस समय हो सकता है कि मरीज़ों के पास इमरजेंसी में इतना पैसे का इंतज़ाम ना हो कि वो इलाज करने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाएं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सब लोगों के पास, स्पेशली हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स के पास मेडिकल इंश्योरेंस हो, ताकि जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आए उन्हें 2 बार सोचना ना पड़े और जल्दी से जल्दी हार्ट अटैक होते ही अपनी नाड़ियों को खोलने का उपचार शुरू करा दें, ताकि मसल फंक्शंस प्रिजर्व रह सके। डॉक्टर संजीव, जो बताओ कि कौन कौन सी गवर्नमेंट ने स्कीमें चलाई हैं ताकि बच्चों को सर्जरी हो जाए? आजकल सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बच्चों के हार्ट के संबंधित जो रोग है उसके इलाज के लिए सरकार ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के दौरान उसके थ्रू बहुत सारे बच्चों का 0 से जन्मजात शिशु से लेके 18 साल की उम्र तक फ्री इलाज के लिए सरकार ने सुविधा प्रदान किया है। तो इसीलिए जिसको भी हार्ट की दिक्कत हो, जो बच्चा हो 18 साल के कम, वो इसका लाभ उठाए। सिर्फ सरकारी नहीं, जैसे सर ने बताया आयुष्मान स्कीम हो गया, वो भी बच्चों को कवर करता है अगर बच्चों को ऑपरेशन की या फिर कोई इंटरवेंशन की दवाई की ज़रूरत पड़ता है। तो सरकारी नहीं, जैसे हम लोग NGO बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे आजकल सामने हैं जो बच्चों को हार्ट के संबंधित इलाज के लिए सहायता करते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर सौरभ को। डॉक्टर सौरभ, आप बताइए कि आफ्टर सर्जरी या स्टेंटिंग कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? विग्रस एक्सरसाइज कर सकते हैं या क्या क्या प्रिकॉशन करने के बाद लेनी चाहिए? देखिए, स्टेंटिंग के बाद लोगों को घबराना नहीं चाहिए कि अब हमें स्टेंट डल चुका है या दिल का दौरा पड़ चुका है तो हमें घर में ही रहना चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज करना स्टेंटिंग के बाद भी बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स कितना एक्सरसाइज करना ये डिपेंड करेगा कि मरीज़ पहले कितना एक्टिव था और उसका हार्ट फंक्शन कितना है, पर नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं कि स्टेंटिंग के 1 आध हफ्ते बाद मरीज़ को अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ को रिज्यूम करना चाहिए। जब हार्ट अटैक के बाद मरीज़ एक्सरसाइज रिज्यूम करता है तो ये इम्पॉर्टेंट है कि धूप में निकले, पहले धीरे धीरे स्पीड में मरीज़ को चलना शुरू करना चाहिए, और शुरू में सिर्फ पहले 10 मिनट या 12 मिनट ही वॉकिंग करनी चाहिए। फिर यह सवाल उठता है कि मरीज़ को चलना कितना तेज़ चाहिए। नॉर्मली मरीज़ को मॉडरेट कैपेसिटी की लेवल में चलना चाहिए, जिसका साधारण शब्दों में मतलब ये होगा कि उस स्पीड में चलना चाहिए जिस स्पीड में मरीज़ अपने साथ वाले व्यक्ति से बात कर सके। अगर मरीज़ को की सांस इस हद तक फूलने लगे कि वो साथ वाले व्यक्ति से बात नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब मरीज़ अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है। धीरे धीरे करके मरीज़ को हर दिन 3 या 4 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस बनाना चाहिए, जाकि प्रोसीजर के या स्टेंटिंग के 1 महीने बाद मरीज़ को 30 मिनट पर डे रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, कम से कम हफ्ते में 5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर संजीव को कि बच्चों में जिनकी सर्जरी हुई होती है, जब वो किया होता है, उनको कैसे आप क्या क्या बताओगे? कि बच्चों की एज बड़ी ऐसी होती है, खेलने वाली भी, दूसरी भी, पेरेंट्स के लिए भी, इमोशनल भी, उनको कैसे आप बताओगे? ये डिपेंड करता है कि बच्चे का उम्र क्या है, वो कितना बाहर खेलता है। अगर छोटा बेबी है 1 साल के अंदर तो ये ऐसे सवाल यूजुअली कॉमनली नहीं आते। सवाल आता है अगर स्कूल गोइंग बच्चा है, 5 साल का है, 10 साल का है, तो उनमें हम कब वापस अपने नॉर्मल खेल कूद में अलो कर दिया जाता है। डिपेंड करता है कि हमने उसको कौन से टाइप का ऑपरेशन किया है। अगर ओपन हार्ट ऑपरेशन हुआ है जैसे बड़ों में है, वो वही चीज़ बच्चों में लागू होता है। 3 से 6 हफ्ते लगते हैं बच्चों को अपने नॉर्मल एक्टिविटी में वापस जाने के लिए। ऐसा कोई भी खेल कूद नहीं है जो मना किया जाए, जिसका कंप्लीट रिपेयर हो चुका है, कंप्लीटली बच्चे का ऑपरेशन हो चुका है, बच्चा नॉर्मल है, उसको हर खेल कूद में जाने का मौका मिलना चाहिए
जब तक जहाँ तक वो कर पाए। मतलब जैसे अडल्ट में भी बाकी दोनों ने समझाया कि उतना कितना उनका एफर्ट है, कितना वो कर सकते हैं, उसके 80-90% तक करना चाहिए। बच्चों में भी यही लागू होता है। जैसा कि आज हमने वार्ता की डॉक्टर संजीव, डॉक्टर सौरभ के साथ कि कैसे हम 90% अपने हाथ में होता है अगर हम रिस्क फैक्टर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करें, अच्छा लाइफस्टाइल रखें, पर जिनमें बीमारी आ जाती है उसको अच्छी तरह ट्रीट करना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि हमें ये दवाइयाँ बाद में रेगुलर लाइफ लॉन्ग खानी हैं, तो ये कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो लाइफ लॉन्ग खाना होती हैं। हार्ट अटैक के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत नॉर्मल हो गई है, पर पेशेंट अगर प्रिकॉशन लेता है वो लेता है कि दवाई टाइम की लें और रेगुलर फॉलोअप करें ताकि लाइफ स्पैन नॉर्मल हो, और जनरल पब्लिक के लिए भी कि वो रिस्क फैक्टर को ज़रूर पिकअप करें कि उनमें कोई वो रिस्क फैक्टर तो नहीं है। लाइफस्टाइल अच्छा रखें ताकि हेल्दी सोसाइटी हो, हेल्दी लोग हों, हेल्दी कंट्री हो, इकोनॉमिक्स इंडिया की बेटर हो, फैमिली की बेटर हो, इंडिविजुअल की बेटर हो। इसी के साथ आज मैं यहाँ पे ये समाप्त करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार। The homes that you bring, the dreams that you share, pleasure you get when you know that we care. The faith that you place, the trust that we share, the joy in your heart when you know that we care. You before we at USV, you before we at USV. USV, your reliable healthcare partner.